नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जलधारी क्लासेस में। दोस्तों, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड की रिवीजन क्लास उत्तराखंड डीएलएड 2024 के लिए। और अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक या प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jaldhariClasses.in। तो वहाँ भी आपको डीएलएड से संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड ई बुक देखने को मिल जाएगी। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, तो किसकी आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है सफल समावेशन में। तो 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पृथक्करण की। ठीक है, क्योंकि हमने समावेशी शिक्षा में क्या करना है, सबको एक साथ जोड़ के सब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो या नॉर्मल चाइल्ड हो। तो इसलिए यहाँ पे जो 1 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा शिक्षक का सामाजिक गुण है। तो शिक्षक का सामाजिक गुण यहाँ पे कौन सा है, तो ये सभी यहाँ पे शिक्षक के सामाजिक गुण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र, तो कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र क्या करते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 3rd का जो करेक्ट आंसर है वो है, इसमें बच्चे अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, और जो दूसरी विधि होती है संश्लेषणात्मक वो इसके अपोजिट है, उसमें बच्चा क्या है, ज्ञात से और अज्ञात की ओर बढ़ता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है, तो मिलनसार के रूप में, सुधारक के रूप में, आलोचक के रूप में या सामान्य के रूप में। तो 4 का सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए कि असामाजिक लोगों के साथ भी आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशिष्ट बालक कौन है। तो देखो, जो सामान्य बालक से अलग हैं वो सभी कहलाते हैं विशिष्ट बालक, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे वो मंदबुद्धि बालक हो या भाषा दोष ग्रसित बालक, ये सभी कहलाते हैं हमारे स्पेशल चाइल्ड। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षण को सीखने की क्षमता को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो कौन सा परीक्षण यहाँ पे किया जाता है शिक्षण को सीखने की क्षमता को जानने के लिए। तो 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वो कहलाता है हमारा अभिक्षमता परीक्षण। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का विकास संदर्भित करता है। तो एक व्यक्ति का विकास हमेशा संदर्भित करता है परिपक्वता और जीवन भर में क्रमबद्ध प्रगति। क्वेश्चन नंबर 8 है, समाज में सांप्रदायिक तनाव तथा दंगे नहीं हों यदि समाज के सभी व्यक्ति कैसे हों, उदार हों, सजग तथा सतर्क हों और मिलजुल कर रहेंगे। ये तीनों खूबियां अगर प्रत्येक व्यक्ति के पास है और प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एजुकेटेड है, तो समाज में सांप्रदायिक तनाव और दंगे कभी नहीं होंगे। तो 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के कैरिकुलम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो 3 कथन सही होंगे और 1 नहीं, कौन सा है वो आपने चुनना है और फिर आपने कमेंट में बताना है। तो 9 का जो राइट आंसर है वो क्या है यहाँ पर, कि कैरिकुलम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। देखो, हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ना कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात। ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होना चाहिए कि जो भी चीज बनेगी, कैरिकुलम बनेगा, वो एक स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनेगा, उसका लेवल क्या है, उसकी रुचियां क्या है, उसकी योग्यताएं क्या है, इस बेस पे बनेगा कैरिकुलम, ना कि शिक्षा की आवश्यकताओं को हमने ध्यान में रखना है। तो इसलिए यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है। तो इसका अभिप्राय क्या है, यहाँ पे समावेशी शिक्षा है। ठीक है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में हम वंचित समूह के बालक हों या सामान्य बालक हों, सबको हम क्या है, इक्वली एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्यालय पर्यवेक्षण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए विद्यालय पर्यवेक्षण में। तो ऑप्शन सी जो है, संरचनात्मक एवं सृजनात्मक उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छी बातों की ओर बच्चों के संवेगों को मोड़ना किसके द्वारा संभव है? तो ये सब किसके द्वारा संभव है? तो कक्षा कक्ष के द्वारा, शिक्षण के द्वारा और विद्यालय के वातावरण के द्वारा हम बच्चों के संवेगों को मोड़ सकते हैं अच्छी बातों की ओर। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पे होंगे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक कक्षा के छात्र और उनके माता पिता एक शिक्षक को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रिंसिपल के रूप में क्या करेंगे? हो सकता है ना कि कोई टीचर जो है उसको ना ही उसका स्टूडेंट पसंद करता है और ना ही उसके पेरेंट्स पसंद करते हैं, तो आप एक प्रिंसिपल के रूप में आप वहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो आप छात्रों और उसके माता पिता और शिक्षक शिक्षकों के साथ व्यक्तिगत और समूह में चर्चा करें ताकि समस्या की जड़ तक पहुंचा जा सके और उस समस्या का निवारण हो। आप एक प्रिंसिपल हैं तो आप ऐसे तो है नहीं कि उनके घर जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम आपसे नहीं एक अध्यापक से है। तो आपका काम क्या है? अध्यापक को उस छात्र के माता पिता को आप अगर एक जगह पे बिठा दिया जाए आपके द्वारा उनको, और फिर आप उनकी समस्या पूछें कि आखिरकार आप इस टीचर को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, तब जाके आप उस समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो 13 का सही आंसर है फिर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधीक्षक को वर्तमान विद्यालयों में माना जाता है, तो क्या माना जाता है एक अधीक्षक को वर्तमान स्कूलों में? तो 14 का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन ए, एक मित्र जो शिक्षकों को सूचनात्मक एवं सहयोगात्मक लाभ प्रदान करता है, एक मित्र के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति, तो किसी भी कार्य को करने के लिए यहाँ पे क्या आवश्यक है? व्यक्ति के लिए। तो 15 का जो सही आंसर है वो है व्यक्ति जो है वो दृढ़ संकल्पी हो और आत्मविश्वासी भी हो। दृढ़ संकल्पी होने के साथ साथ आत्मविश्वास भी वहाँ पे एक व्यक्ति के लिए क्या है? जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है? आपका इसमें क्या विचार है? तो क्या विचार है आपका? तो परस्पर सहयोग की आकांक्षा। यहाँ पे 16 का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा कार्य शैक्षिक नेतृत्व के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं पूछा है यहाँ पे, तो कौन सा कार्य है वो जो शैक्षिक नेतृत्व के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है कार्य का निश्चय तथा प्रारूप का कार्य अधीनस्थों से कराना। तो 17 का सही आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो द्वारा किस प्रकार का मूल्यांकन या इवोल्यूशन किया जाता है? तो जो पोर्टफोलियो है उसमें हम किसका इवोल्यूशन करते हैं? तो 18 का राइट आंसर है वो है योगात्मक परीक्षण या योगात्मक असेसमेंट का हम उसमें क्या करते हैं? इवोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, शोध के चरणों का सही क्रम पहचानिए। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो हम किस बेस पे, और फर्स्ट यूनिट क्या होती है और सेकंड यूनिट क्या होती है, या पहला चरण क्या होता है, दूसरा चरण क्या होता है, तो आपने यहाँ पे पहचानना है। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर शोध के चरणों का जो सही क्रम है वो है, पहले शोध का चयन करते हैं, फिर परिकल्पना निर्माण करते हैं, फिर आंकड़ा चयन करते हैं, फिर निष्कर्ष की व्याख्या करते हैं। तो 19 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, समय चक्र में विषयों के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? तो समय चक्र में यहाँ पे विषयों के वितरण का जो आधार है वो है यहाँ पर ऑप्शन ए कि छात्रों की रुचि के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी एजुकेशन दे रहे हैं वो छात्रों के विकास के लिए दे रहे हैं, छात्रों की रुचि के अनुसार, उनके लेवल के अनुसार। तो यहाँ पे भी 20 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, या उसके शिक्षण के प्रति आस्था है? तो क्या है एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान? तो 21 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, छात्रों का विश्वास। ठीक है, क्योंकि अध्यापक का पूर्ण जो जीवन होता है वो अपने छात्रों के लिए ही समर्पित रहता है, उनके विश्वास को जीतने के लिए। तो इसलिए 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव विकास की किस अवस्थाओं में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? तो कौन सी वो अवस्था है? तो वो अवस्था कहलाती है यहाँ पे शैशवावस्था या शैशव काल। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज, जो कि 0 से लेके 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, या जन्म से लेके
2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे कहते हैं हम इन्फेंसी स्टेज। तो 22 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या आपके विचार से वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए? तो क्या है आपका विचार इसमें? ऑप्शन है जी नहीं, ऐसा करने से बच्चे पढ़ना तथा ज्ञान को याद रखना छोड़ देंगे। बी है जी हाँ, इससे बच्चों का मनोबल नहीं गिरेगा। सी है जी नहीं, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। देखो 23 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन सी। तो देखो सभी बच्चों को वार्षिक परीक्षा में अगर हम पास करते हैं तो हो सकते हैं कोई बच्चे क्या है उस क्लास लायक नहीं है जिससे उनको नेक्स्ट क्लास में भेज दिया जाए। तो अगर हम ऐसे उनको नेक्स्ट क्लास में भेज देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी। वो ध्वस्त कैसे होगी कि अब जो छात्र है, ठीक है, वो क्लास 4th में है और उसको क्लास 4th का कुछ ज्ञान है ही नहीं, उसको हम सीधा क्या है 5th क्लास में भेज देंगे तो आगे उसका जो फ्यूचर है वो हम क्या कर रहे हैं, उसके फ्यूचर से हम खिलवाड़ कर रहे हैं उस बच्चे का। तो इसलिए ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ होता है? तो यहाँ पे क्या लाभ होता है, तो ऑप्शन ए है ज्ञान में क्या है व्यापकता आती है। क्योंकि पुस्तकों का ज्ञान ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी हमने बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, तो केवल हमने पुस्तकों का ज्ञान तक ही उनको सीमित नहीं रखना है। क्योंकि ज्ञान में व्यापकता तभी आएगी जब वो पुस्तकों के बाहर की दुनिया को भी देखेंगे, बाहर से नॉलेज भी वो क्या करेंगे एक्वायर करेंगे, तब जाके उनका डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? तो जब बच्चा क्या है 6 से लेके 12 वर्ष तक का होता है तो नए नए दोस्त बनाता है, नए नए दोस्तों के साथ घूमने जाता है, ग्रुप बनाता है, तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है? उत्तर बाल्यकाल या उत्तर बाल्यावस्था। क्योंकि चाइल्डहुड के 2 पार्ट हैं, एक है प्री चाइल्डहुड और दूसरा है यहाँ पे ये है लेटर चाइल्डहुड। और लेटर चाइल्डहुड की अवस्था होती है 6 से 12 की जो अवस्था होती है वो लेटर चाइल्डहुड, और प्री चाइल्डहुड जो है वो आपका 2 से लेके 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो जो समेटिव एग्जाम है वो कब किया जाता है? तो समेटिव एग्जाम किया जाता है सत्र की समाप्ति के बाद। 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। और जो दूसरा होता है फॉर्मेटिव एग्जाम या फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो क्लास के दौरान किया जाने वाला असेसमेंट होता है, जो कि बेस्ट भी है। क्योंकि क्लास के दौरान जो असेसमेंट हम अपने बच्चों के साथ करेंगे तो हम क्या उनको टाइम टाइम पे फीडबैक देंगे, हम उनकी कमजोरियां क्या है वो भी हम उनकी कमजोरियों को पकड़ेंगे और उन कमजोरियों को हम निवारण भी करेंगे। लेकिन जो समेटिव एग्जाम है ये सत्र की समाप्ति के बाद होते हैं। अब एग्जाम में हम बच्चे की कोई हेल्प नहीं कर सकते, इसलिए ये उतना अच्छा इवोल्यूशन नहीं माना जाता है जितना फॉर्मेटिव एग्जाम या फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एजुकेशन, यहाँ पे नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है इसके क्या उद्देश्य होते हैं? तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसके उद्देश्य होते हैं कि संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। तभी तो टाइम टाइम पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है और नई नई उसमें क्या है नीतियां भी आती है। जैसे NEP 2020 आई थी, तो इससे पहले की जो NEP थी उससे कितने भिन्न है वो। इसलिए ये क्यों आती है टाइम टाइम पे, इसके उद्देश्य ही यही है कि संपूर्ण शिक्षा तंत्र को हम एक नया रूप दे सके। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षण कार्यों में किन कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो यहाँ पे 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी की शिक्षक की कौशलता, छात्र की रुचि और छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन। ये शिक्षण कार्यों की क्या है एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्यालय प्रशासन व पर्यवेक्षण प्रणाली को कितने स्तरों में विभाजित किया जाता है? इनको कुल टोटल यहाँ पे 3 स्तरों में विभाजित किया जाता है। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और आज की वीडियो का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षा प्रणाली बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक सभी प्रकार के विकास पर बल देती है? तो वो कौन सी यहाँ पे प्रणाली है? तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन बी, आधुनिक शिक्षण प्रणाली। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।